पार्ट 10 पढ़ा था, एक याद करो। पार्ट 10 में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है 2 ही आर्टिकल हैं, एक पार्ट 244 एंड 244A, याद है? पढ़ा था। 244 पार्ट 10 के अंदर 2 बातें पढ़ी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें बात किया करता है। शेड्यूल्ड एंड, क्या बोल रहे हो, कोई बोल रहे हैं क्या? 244 के अंदर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और उसके अलावा 244 ए के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट comprising certain tribal areas in Assam and creation of the local legislature of the council of ministry in the or both thereof। और एक 39 उसमें, एक 339 में बात है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं बात कर ली गई है, लेकिन मेन जो है ये जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात है, उसको स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 244 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, किसके? पार्ट 10 के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ओके। जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, तो आपको पता होगा फिफ्थ शेड्यूल के बारे में आप लोगों को मैंने बता रखा है एग्जाम में 2015 में, 15 या 16 में, नहीं 17 में भी, 17 में, आई थिंक 17 में क्वेश्चन आया हुआ है कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल किस बारे में बात करता है। फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली आप सबको पता है कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के जनरली बात करता है, और जो सिक्स शेड्यूल होता है फिर वो किसके बारे में बात करता है? सिक्स शेड्यूल जो होता है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है आपका आसाम AMTM के बारे में। मैंने बताया था आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद है? हैं? याद है? शेड्यूल 5 और 6 याद है? मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए एक शेड्यूल 5 है, और शेड्यूल 6 जो है वो AMTM आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में बात करता है, याद है? बताया था, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये दो ही हमारे पास वो हैं, दो शेड्यूल हैं और एक आर्टिकल है जो डील करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, ये बेसिकली शेड्यूल्ड एरिया जो होता है उनको डिफरेंटली हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एब ओरिजिनल्स रहते हैं, वो लोग रहते हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक और जो है बैकवर्ड होते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह, तो इसलिए। और किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कब डिस्कस किया, तो प्रेसिडेंट जो है इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी द शेड्यूल्ड एरिया। He can also increase and decrease its area, ये है इसमें, and he can also increase or decrease this area, alter the boundary line, और such designation may be fresh order। वो ऐसा मतलब कर सकता है, स्टेट प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी एरिया को वो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया क्या में कर सकता है। उसके अलावा जो है अगर उसको डिज़ाइन वगैरह करना हो तो कंसल्टेशन करके गवर्नर से स्टेट के कंसर्न उसको रिडिज़ाइन भी कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द सेंटर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू द scheduled areas therein, but the governor has a special responsibility regarding such areas। he has to submit the report to the president, क्योंकि scheduled and tribal areas basically responsibility main है president की, लेकिन कहीं कहीं पे गवर्नर को भी दिया गया, गवर्नर को स्पेशल पावर दी जाती है इसमें कि वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करे ऐसे एरियाज की एनुअली। उसको जो है प्रेसिडेंट को सब अपने जो भी काम किया है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में उसके लिए रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, ईच स्टेट हैव देयर हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज हैज टू एस्टेब्लिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज। तो जाहिर सी बात है उनके एस्पिरेशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए जो है ये एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है, जो कि उनके वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए काम करती है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। इसमें 20 मेंबर होते हैं, 3/4 ऑफ देम जो है वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के, और उसके इन द state legislative assembly similar council can also be established in the state having scheduled tribe but not scheduled area therein if the प्रेसिडेंट सो डिजायर। तो प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल बना सकता है 20 मेंबर का, 3/4 उसमें से जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के, किसमें? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन लोगों को रखा जाता है। लॉ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पे कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं? तो द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया। तो गवर्नर को इसमें एम्पावर दिया किया जाता है कि अगर आप वो कह देता है गवर्नर, यानी ये ट्राइबल काउंसिल से बात करके अगर वो बता देता है कि देखो भैया ऐसा है,
कि ये जो कानून है ये यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, तो वो फिर मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन के साथ अप्लाई हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। तो इस तरह से है, मतलब गवर्नर वहाँ पूरा देखेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती पार्लियामेंट के लॉज़ या कोई लॉज़ लगाने लगें, तो उसमें फिर वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट जो और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, वो तब तक मतलब कुछ अप्लाई नहीं करते जब तक इनको क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है ना? ठीक। उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि मतलब जब तक एडवाइजरी काउंसिल ना कहे, जब तक वो लोग एक्सेप्ट ना करें, तब तक कोई फोर्सफुली कोई लॉ अप्लाई ना करो, क्योंकि फिर वो हॉस्टाइल हो सकते हैं। द Constitution require the president to appoint a commission to report on the administration of the scheduled and tribal scheduled areas and the welfare of the scheduled and tribes in the state. He can appoint such a commission at any time, but compulsory after 10 years of commencement of the constitution. Hence the commission was appointed in 1960. It was headed by UN Debar and submitted its report in 1961. After the four decades, the second commission was appointed in 2002 under the chairmanship of Dilip Singh Bhoria, ठीक है, एंड इट सबमिट रिपोर्ट इन 2004। तो दो कमीशन अपॉइंट किए गए बेसिकली इनके लिए, और ये था कि कमीशन अपॉइंट करे जो उनके वेलफेयर और उनके बारे में बात करे। और देखो क्या होता है, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दूसरा हो सकता है कि किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज ना हो, लेकिन वहाँ मतलब वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो, ट्राइबल लोग रहते हों, तो उसको भी गवर्नर को पावर होता है कि वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के होते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द 6th शेड्यूल, ठीक है, कंटर्निंग स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 4 स्टेट जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6 शेड्यूल में है। और इसमें स्पेशल अरेंजमेंट दिया जाता है इनको 4 स्टेट को। स्पेशल अरेंजमेंट क्यों दिया गया? द ट्राइब्स ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव नॉट assimilated much the life on the ways of the other people of the state. These areas have hitherto been anthropologically specimen, and the tribal people in other part of the country have more or less adopted the culture of the majority of the people who administer their life. And tribes in the Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram on the other hand, ठीक है, other hand still have their roots in their own culture, custom and civilization. These areas are therefore treated differently by the constitution, and sizable amount of the autonomy has given to these people फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ के पे ये है कि जित और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं या ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया दूसरा कल्चर, मेजोरिटी का कल्चर। लेकिन ये जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग हैं, इन्होंने अपना कल्चर अभी तक नहीं छोड़ा और अभी तक उसी में जी रहे हैं, इसलिए 6 शेड्यूल को स्पेशली इनको ट्रीट किया गया इन 4 उसको। तो दैट इसमें ध्यान रखिएगा, द ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनको बहुत सारी पावर दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट मशीनरी वहाँ काम नहीं कर सकती। दूसरा, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस district. Thus he can decrease their area and change the name and of the name or define their boundaries and so on. If there are different tribes in the autonomous district, the गवर्नर कैन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं और सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, तो उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को भी सेवरल रीजनल उसमें डिवाइड किया जा सकता है ऑटोनोमस रीजन्स में, ठीक है। ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग 30 मेंबर। हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का 30 मेंबर का जो है क्या होगा, 30 मेंबर की जो काउंसिल होगी, of whom 4 are nominated by the governor and remaining 26 elected on the basis of adult franchise. And the elected member hold office for the term of 5 years unless the council of the dissolved earlier. The nominated member hold office during the pleasure of the governor. Each autonomous region also have separate regional council. तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, जिसमें उन्होंने एकदम क्लियर बात की है कि 30 मेंबर की जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी और ये अपने हिसाब से काम करेगी, और ये बहुत पावरफुल होती है, एक्चुअली ये काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है। और मतलब ये है कि जैसे एक मिनिस्ट्री के तौर पे ये काम करती है, इतना ध्यान रखिएगा। द डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल, यानी अगर बहुत ज्यादा उसमें और भी ट्राइब्स हैं तो उसमें रीजनल काउंसिल बना दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। दे मेक लॉ ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक मैटर लाइक लैंड, वो कानून बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट देखो यहाँ ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल, फिफ्थ वाले पॉइंट में
देखिएगा आप लोग, administer the area under their jurisdiction, they can make law on certain specific matter like land, forest, canal, water safety and cultivation, village administration, inheritance of the property, marriage, divorce, special social custom and so on, but all such law required to the assent of the president. अब देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के उसके लिए काम कर रहा है ट्राइबल के लिए, तो वो उनको लॉ मेकिंग पावर दे रखी है, मतलब लेजिस्लेचर की पावर दे रखी है उनको। सोच आप ये समझिए, डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल within their territorial jurisdiction can constitute village council and the court for trial of the suits and case between the tribes they have here appeal from them. The jurisdiction of the high court over these suits are in case of specified by the governor. अब ज्यादातर उनको कोर्ट भी स्टेब्लिश करा दिया गया है, वो अपने हिसाब से अपने ट्राइब्स को देख रहे हैं, अपने कस्टमरी लॉज के हिसाब से देख रहे हैं, बस हाई कोर्ट का सुपरविजन है। द उसमें भी गवर्नर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मतलब हाई कोर्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए पिक्चर में। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्शन एंड मैनेज द प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, मार्केट, फिशरीज, ये सारा कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम है वहाँ पे। तो इतना पावरफुल बनाया गया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट इतना पावरफुल नहीं होता जितना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे पावरफुल बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बॉडी इतनी पावरफुल नहीं होती, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ होती है। इट कैन, और इसलिए उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इट कैन मेक रेगुलेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेडिंग फॉर नॉन ट्राइब्स बट देयर रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का एसेंट तो गवर्नर तो दे ही देता है, आपको बताइए एसेंट ज्यादातर चीजों में, अगर वो एकदम इलीगल ना हो तो। The district and the regional council are empowered to assess and collect the revenue imposed on certain specific taxes. The Act of Parliament or the state legislature do not apply to the autonomous district and autonomous region apply with the specific modification. तो कोई भी पार्लियामेंट का कानून, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का कानून डायरेक्टली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा तो उनके स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन जो बताया जाएगा ऑटोनोमस काउंसिल द्वारा उसके उसके होगा। द गवर्नर कैन अपॉइंट द कमीशन to examine the report of any matter relating to the administration of the autonomous district or regional. It may dissolve a district or regional council on the recommendation of the commission. अगर कोई कमीशन मतलब लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है और कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो उस केस में ऐसा करा जा सकता है कि एक कमीशन बनाई जाएगी, वो रिपोर्ट देगी, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर इसको ये दिक्कत ये हट सकते हैं, मतलब ये क्या नाम है, उसको हटा सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। आसाम के अंदर जो है ट्राइबल एरियाज जो है नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट है, करबी करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है। अभी करबी एंगलोंग आप देखोगे जब आप इंटरनल सिक्योरिटी देखोगे। और उसके अलावा आसाम के अंदर बोडोलैंड ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। बोडोलैंड ट्राइबल ये जो है आपका बोडोलैंड टेरिटरी एरिया, ये ठीक है, टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और भी बहुत सारे इसमें खपलांग, ये क्या नाम है आपका, कैरोबी अलोंग वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ बहुत ही हॉस्टाइल ट्राइब्स रहती हैं, आपस में बहुत लड़ाई करती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। उसके अलावा मेघालय, मेघालय के अंदर जो है खासी हिल्स के अंदर जयंतिया हिल्स और गारो गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स है, उनमें तीनों में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हिल बना रखा है, हिल काउंसिल बना रखा है। उसके अलावा त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और मिजोरम के अंदर जो है चकमा डिस्ट्रिक्ट है, मारा डिस्ट्रिक्ट है और लाई डिस्ट्रिक्ट है, ये काउंसिल बना रखे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं, ठीक है, अक्सर में। तो आर्टिकल 244 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, और इसके अलावा यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके अंदर। और इसके अलावा देखिए आप जो है, और इसके अलावा जो है पार्लियामेंट लॉज रिलेटेड टू द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। एक लोसाई हिल डिस्ट्रिक्ट चेंज नेम चेंज एक्ट 1954 बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1971, रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1974, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ऐसे मतलब कुछ ये पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं। 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, उसके अलावा 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी किया है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि भाई इनके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अपने हिसाब से ये चीज़ें चलाते हैं। अब आप देखें कि ट्राइबल एरियाज में हम सेंटर का या पार्लियामेंट का, यानी सेंटर का पार्लियामेंट का या स्टेट का कोई भी कानून डायरेक्टली लागू नहीं होता, ये आपने देख लिया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। कोई भी चीज़ लागू नहीं होती है, डायरेक्टली मॉडिफिकेशन के साथ लागू होती है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, वो देखता है, तब जाके वो लागू होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों की, आई। तो आप बताइए ऐसी कंट्री में जहाँ पे इस तरह से मतलब हमें डिफरेंटली इतनी डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, इतना डाइवर्स जो है वो
मतलब इतने डाइवर्स पीपल हैं, इतने इतने ज़्यादा, मतलब जो आप नॉर्मली समझते हैं ना कि तमिल, तेलुगु, ये वो फलान-ढिकान लैंग्वेजेज़, और उसके अलावा दुनिया भर की जातियाँ और दुनिया भर की भाषा, उसके अलावा दुनिया भर के ट्राइब्स भी हैं, और ट्राइब्स को हम ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस देते हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको अलग तरीके से हम लोग जो है वो मतलब उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना के देते हैं, उनको डायरेक्टली पार्लियामेंट के कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, और डायरेक्टली जो है स्टेट के कानून भी उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। ये एक यूनिफ़ॉर्मिटी, एक हार्मनी लाने के लिए, वो एक हार्मनी लाने के लिए ऐसा किया जाता है कि उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। तो आप मुझे बताइए, ऐसी कंट्री में जहाँ पे इतनी डाइवर्स कल्चर है, क्या आपको लगता है कि आप जो है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इन सब के ऊपर अप्लाई कर पाएँगे? एक कोड ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं? बोलिए। या तो आप इन्फोर्स तो ला तो सकते हैं आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे फिर। वह शट डाउन कर देंगे, इंटरनेट बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, आवाज़ बंद कर दीजिए, आर्मी लगा दीजिए, फ़ोर्स लगा दीजिए। ये कर सकते हैं, और इससे ये करने के बाद में आप लोगों को सप्रेस करके, लोगों को मतलब एक दबाव के फ़ोर्सफुली तो आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। भई लोगों को कि मतलब पूरा पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस से घिरवा दीजिए और कर दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहें कि राज़ी-खुशी से लोग एक्सेप्ट कर लें आपके इसको, क्योंकि वो अलग तरीके से शादियाँ करते हैं, उनके इनहेरिटेंस के मैटर, उनके अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो अलग-अलग तरीके से उनकी मतलब सब कुछ काम कर रहे हैं, वो आपके यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर आप कोई एक मतलब एक यूनिफ़ॉर्म लेकर आते हैं, तो उसको कौन-कौन एक्सेप्ट करेगा? आपको ट्राइबल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हिंदुओं में ही बहुत सारे हिंदू ऐसे लोग हैं जिनके अपने कस्टम और अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, ऐसी जातियाँ हैं, जो अपने हिसाब से चल शादियाँ करती हैं, पर्सनल कानून अपने हिसाब से सारे लोग डील करते हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपका कानून? आर यू गेटिंग? तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इतना आसान नहीं है लाना, या यूनिफ़ॉर्मिटी के साथ कैसे आप बीच का रास्ता निकालोगे, और पता नहीं कितने लोग इसमें खुद ही आपत्ति करेंगे तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर। हाँ, ये ज़बरदस्ती का एक है कि आप लाना चाहो तो अलग बात है, बट आप अगर पूरी इंडिया की डाइवर्सिटी को, आप इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है उसको अगर आप देखो, तो यूनिफ़ॉर्मिटी पर्सनल लॉज़ में लाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आप पीसफुली करना चाहो तो। हाँ, फ़ोर्सफुली अगर आप करना चाहो तो कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सबको फांसी लगवा दो, एक अलग बात है। गेट इट? बात समझ रहे हो? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है ये, मिस्टर नदीम, है ना? तुम पूछना चाह रहे थे कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कैसे अप्लाई होगा, नहीं? कैसे किया जाएगा? आप यही समझिए जैसे जम्मू-कश्मीर में करा क्या-क्या, इंटरनेट शट डाउन कर दिया, 2-4 महीने, 5 महीने के लिए सब कुछ कर दिया। तो ऐसे जहाँ पे जो भी हॉस्टाइल होंगे, उनके यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह लगा के और चीज़ें करके वो कुछ करा जाए, कर सकते हैं। वही अंग्रेज़ों वाला एटीट्यूड अपना के कि मतलब अपना ना समझो, भाई दुश्मन समझ लो अगर किसी को, तो आप मार-पीट के कुछ भी उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप नाज़ी कल्चर अपना लो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि अगर आप पीसफुली चाहो कि वो कोई कर ले, तो अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को जितने सालों से चला आ रहा है और जिसकी आपने रिस्पेक्ट भी किया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करता है, उनको पावर देता है, उनको ऑटोनॉमी देता है। 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल आपने ही 5th और 6th शेड्यूल उसके अलावा आपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखा है। उसके अलावा आप दुनिया भर के मतलब उनकी हार्मनी और यूनिफ़ॉर्मिटी की बात भी करते हो, तो कहाँ से ठीक है? ये सारा मतलब आप जो है उसके अलावा दुनिया भर की है ना बात करते नहीं हो यूनिफ़ॉर्मिटी की और उसकी सबकी बात भी करते हो। तो कहीं न कहीं तो जो है दिक्कत होगी अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो, बट ठीक है, देखते हैं क्या है, पिक्चर में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर बात किसी टाइम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की सेपरेट लेक्चर लेकर इंशाल्लाह बात करूँगा ठीक से, कि क्या है, और यूनिफ़ॉर्म सिविल को कोड को जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ठीक से वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सही बात तो ये है। ठीक है, चलें